जी ग्रीटिंग्स व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पिछली वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसमें से आयंस की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है और वो आयन कौन सा है, कैट आयन है या एन आयन है। और दूसरी बात ये होती है कि उसमें आयन की परमिएबिलिटी क्या है, उसके अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट या चार्ज सेल के अंदर या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी इस्टेब्लिश किया था कि पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल से बाहर कम होता है, और इसकी सेल से निकलने की परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द अदर आयंस। तो इसलिए जो सेल का इंटीरियर है वो पोटाशियम के लॉस की वजह से, बिकॉज पोटाशियम एक कैटाइन है, तो ग्रेजुअली अंदर से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से एक ऐसा पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जो कि फर्दर पोटाशियम की लीकेज को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। और इसको हमने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहा था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली -90 मिली वोल्ट्स था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि ये क्या चीज़ होती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो आपने आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखना होता है, क्रॉस द मेम्ब्रेन क्या है। और इसमें भी हमारे पास दो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक पोटाशियम है और एक सोडियम है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेवलपमेंट है इसमें ज़्यादा हम लोग स्टडी करते हैं न्यूरॉन्स और मसल्स को। तो इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। बहरहाल इस डिस्कशन के लिए या इस लेक्चर को समझने के लिए आपके लिए कम से कम ये सोडियम और पोटाशियम का जो ग्रेडियंट है ना, वो आपको जहन में होना चाहिए। और दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, वो है परमिएबिलिटी का। परमिएबिलिटी से मुराद ये है कि किसी भी गिवन आयन की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की उसकी नेचर क्या है, वो कितना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो जब भी जहन रखें कि जब कोई आयन होता है, कैट आयन है या एन आयन है, तो इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कोई चैनल प्रोटीन चाहिए होती है। ये सेल मेम्ब्रेन से लिपोफिलिक तरीके से क्रॉस नहीं कर सकता, इट नीड्स फैसिलिटेशन। इसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और आप ये प्रीवियस लेक्चर्स में जो पहले वीडियोज़ हैं उनमें से आप इसको रिकैप भी कर सकते हैं। अब अगर ये परमिएबिलिटी होगी तो मूवमेंट हो जाएगी, प्लस अगर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके मुताबिक मूवमेंट की डायरेक्शन वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन अगर ये परमिएबिलिटी ना हो, ये चैनल प्रोटीन क्लोज्ड हो, तो फिर जितना मर्जी ग्रेडियंट किसी तरफ एग्जिस्ट करता हो सेल से अंदर या बाहर, जब तक ये परमिएबिलिटी नहीं होगी तब तक ये मूवमेंट नहीं पॉसिबल। ख़ासतौर पे चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है। बाज़ औक़ात ये होता है कि परमिएबिलिटी बिल्कुल एब्सेंट नहीं होती है, कम या ज़्यादा होती है, कि कुछ प्रोटीन ओपन है, मोस्टली क्लोज्ड हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर सर्टन स्टिमुलस। उनको एक ख़ास स्टिमुलस चाहिए जिसकी बेस पे वो ओपन हो जाएंगे। तो अब इसी कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखते हुए आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो एक टेक होम मैसेज है या उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करनी है। ये जहन में रखें कि एट एनी गिवन टाइम पोटाशियम की जो परमिएबिलिटी है वो सोडियम से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। मींस कि जो चैनल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस सोडियम या पोटाशियम की मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, इन तमाम चैनल प्रोटीन में पोटाशियम की जो मूवमेंट है या जो उसकी पैसेज है उसको ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया होता है। मींस ज़्यादा प्रोटीन्स उसके लिए ओपन होंगी। अलबत्ता सोडियम के लिए ये बहुत कम होती हैं। ये बिल्कुल ब्लॉक नहीं करती सोडियम को, क्योंकि सोडियम का इनफ्लक्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप ने चलना होता है।
तो सोडियम पोटाशियम पंप के लिए सोडियम की सेल के अंदर इनफ्लक्स और फिर बाद में उससे सेल से एग्जिट, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए सोडियम को थोड़ा बहुत सेल के अंदर लाया जाता है। अगर ये सोडियम की एंट्री बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये पंप भी अल्टीमेटली काम नहीं कर पाएगा। एनीवेज, एट एनी गिवन टाइम पोटाशियम इज़ 25 टाइम्स मोर परमेबल देन सोडियम। ये एक आपने जहन में बात रखनी है। अब हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, जिसकी बेस पे हमने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था और इस्टेब्लिश किया था, उसी को एक्सटेंड करेंगे। एक और इक्वेशन है जिसको कहते हैं गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन। इसको GH के इक्वेशन भी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स इक्वेशन, GH के इक्वेशन भी कहते हैं इसको। ये इक्वेशन बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने नर्न्स्ट इक्वेशन को एक्सटेंड करके ये एक इक्वेशन बनाई, जिसके मुताबिक इन्होंने ग्रेडियंट के साथ परमिएबिलिटी का जो कंपोनेंट है उसको ऐड किया उसी इक्वेशन में, जिसको हम नर्न्स्ट इक्वेशन कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं कि जो मेम्ब्रेन पोलैरिटी है या वोल्टेज है, दैट विल बी इक्वल टू 61 log permeability of potassium into concentration of potassium outside the cell plus permeability of sodium into concentration of sodium outside the cell, और इसको हम डिवाइड करेंगे permeability of potassium into concentration of potassium inside the cell plus again permeability of sodium into concentration of sodium inside the cell. So ये जो इक्वेशन बनी है ये है जी गोल्डमैन हॉजकिन कैट्स। इसमें नर्न्स्ट इक्वेशन से क्या एक ही डिफरेंस है कि इसमें परमिएबिलिटी का कंपोनेंट उन्होंने ऐड कर दिया है। और अभी आपने ये देख लिया है कि जो हम इस्टेब्लिश करें कि पोटाशियम जो है वो सोडियम से 25 टाइम्स ज़्यादा परमिएबल है। अगर हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करें तो हम यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट करते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशंस और परमिएबिलिटी दोनों ऐड हो जाए। 61 log, अब आप इसमें पोटाशियम की परमिएबिलिटी अगर 1 कर देते हैं और पोटाशियम की जो आउटसाइड कंसंट्रेशन है वो 5 कर देते हैं, जो कि 5 हम नॉर्मली इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो सोडियम की 25 टाइम्स पोटाशियम से लेस। इसका मतलब है कि आप 1/25 करेंगे 1/25, जिसका मतलब है कि इसको 0.04 भी लिख सकते हैं। और सोडियम की जो आउटसाइड कंसंट्रेशन होती है वो 150 मिलीमोल होती है, तो आप यहाँ 150 कर देंगे। इसी तरह आप डिनोमिनेटर में भी 1 × 150, ये इनसाइड कंसंट्रेशन है पोटाशियम की 0.04, और यहाँ पे आप कर देंगे 15। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 6 डिवाइडेड बाय 150 + 0.6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, और ये ऑब्वियसली साथ आपकी 61 log चल रहा है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 61 log, इनको जो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.073, और जब इस 0.073 का हम log लेते हैं तो इसका आंसर आता है -1.137, जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है अभी 61 के साथ। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 61 तो ये आंसर आएगा जी -69। क्योंकि हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो ये मिली वोल्ट्स में होती है, तो इसके साथ आप लगा देंगे मिली वोल्ट्स। सो दिस इज़ द पोटेंशियल विच इज़ जनरेटेड बाय, अब इसका मतलब क्या है कि ये वो पोटेंशियल है जो कि सोडियम और पोटाशियम की आयनिक कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस की वजह से
और उनकी परमेबिलिटी के डिफरेंसेस की वजह से सेल के अंदर जनरेट हो रहा है। क्योंकि पोटाशियम 25 टाइम्स सोडियम से ज़्यादा परमेबल है, सेल से बाहर जा रहा है, तो इसलिए अगर आप गौर करें तो ये -69 क्लोज़र है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ द पोटाशियम के। अब इसमें 1 मिली वोल्ट का एडिशन करता है सोडियम पोटाशियम पंप, तो ये अमाउंट बन जाती है जी -70 मिली वोल्ट। सो -70 मिली वोल्ट इज़ नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का अल्टीमेट मतलब क्या होता है कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कि जब कोई एक्साइटेबल सेल स्टिमुलेट नहीं हुआ होता, उसको किसी किस्म की कोई इम्पल्स या कोई स्टिमुलेशन नहीं होती है। अलबत्ता जब उसको स्टिमुलेट किया जाता है तो सेल अंदर से डीपोलराइज होता है, मींस कि ये पोलैरिटी कम होगी, -65 मिली वोल्ट हो सकती है, -55 मिली वोल्ट हो सकती है। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। और अगर इस वैल्यू से RMP से ये वैल्यू बढ़ जाती है, मज़ीद नेगेटिव हो जाती है, लेट्स सपोज -80 मिली वोल्ट हो जाए या -90 मिली वोल्ट हो जाए, तो ये कहलाती है हाइपर पोलराइजेशन। सो ये है जी डीपोलराइजेशन और ये है जी हाइपर पोलराइजेशन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ब्रीफ वीडियो से आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। इसकी फर्दर क्लैरिटी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो टेक्स्ट है बुक में इसको फर्दर स्टडी करें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपसे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।